हेलो बच्चों, देखिए अपन चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। तो इससे पहले मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ा दिए इसके अंदर से, एक तो पोषण पढ़ा दिया और दूसरा श्वसन पढ़ा दिया है। और आज अपन बात करने वाले हैं परिसंचरण की। यदि आप पोषण और श्वसन को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो वहां से आप लिंक को क्लिक करके सीधे वो वीडियो देख सकते हो। आज अपन बात करने वाले हैं परिसंचरण की, ठीक है। तो आज का पॉइंट लगा लीजिए आप, परिसंचरण। तो देखिए परिसंचरण होता क्या है, पहले अपन ये देख लेते हैं। परिसंचरण को अपन परिवहन भी बोलते हैं, इसके अलावा इसको संवहन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और इसको संवहन भी बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको सर्कुलेशन बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको सर्कुलेशन। तो परिसंचरण का मतलब क्या होता है या परिवहन का मतलब क्या होता है? तो देखो, परिवहन का अर्थ होता है कि कोई पदार्थ या सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जैसे देखो, मान लीजिए किसी स्थान पर चीनी का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है और कोई स्थान ऐसा है जहां पर चीनी का उत्पादन होता ही नहीं है। तो जहां पर चीनी का ज्यादा उत्पादन हो रहा है वहां पर से अपन क्या करते हैं, किसी साधन के अंदर उस चीनी को उस स्थान पर पहुंचाते जहां पर चीनी की आवश्यकता है या जहां पर चीनी नहीं बन पा रही है। तो वहां पर चीनी को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा रहे, किसी भी माध्यम से, ट्रक के अंदर ले जा रहे हो या कोई और साधन है उसके अंदर ले जा रहे हो, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? परिवहन या परिसंचरण कहलाएगी। तो ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है, तो सभी कोशिकाओं को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, और इसके अलावा सभी कोशिकाओं के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता भी होती है सभी कोशिकाओं को। तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर भी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है, जिसे तो अपन बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। और शरीर के अंदर जो पोषक पदार्थ है, ऑक्सीजन है और उत्सर्जित पदार्थ, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? परिसंचरण या परिवहन कहलाती है। तो परिसंचरण या परिवहन के लिए अपन क्या लिखेंगे, देखिए अब। शरीर में अवशोषित पोषक पदार्थ, अवशोषित इसलिए बोला है मैंने यहां पर क्योंकि ये पदार्थ जो छोटी आंत्र उसके द्वारा अवशोषित होकर ही तो आएंगे। तो शरीर में अवशोषित पोषक पदार्थ O2 मतलब ऑक्सीजन तथा अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। क्या बोला जाता है? परिसंचरण बोला जाता है। तथा परिसंचरण से संबंधित तंत्र को क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र कहते हैं।
क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो परिसंचरण या परिवहन या संवहन किसे बोलेंगे अपन, तो इसके लिए अपन क्या बोले कि शरीर में अवशोषित पोषक पदार्थ O2 तथा अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसे तो क्या बोला जाता है, परिसंचरण या परिवहन या संवहन। और परिसंचरण से संबंधित शरीर के अंदर जो तंत्र विद्यमान है उसे बोला जाता है परिसंचरण तंत्र। तो अपन यहां पर क्या करने वाले हैं, जो मानव के अंदर परिसंचरण होता है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर नया पॉइंट लगा लो, मानव में परिसंचरण। तो देखिए, मानव के अंदर पदार्थों के परिसंचरण के लिए, पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। पहला होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। और दूसरा जो तंत्र होता है उससे अपन बोलते हैं लसिका तंत्र। क्या बोलते हैं, लसिका तंत्र, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र, ये दो तंत्र है हमारे शरीर के अंदर जो क्या करते हैं, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखो, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसके अंदर क्या होता है कि जो रक्त होता है वो बंद वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है, तो इसलिए इसको अपन बंद परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं। जबकि लसिका तंत्र के अंदर क्या होता है कि एक द्रव होता है लसिका, जो आंशिक रूप से तो वाहिनियों में प्रवाहित होता है, लेकिन शेष हिस्सों में क्या होता है कि जो शरीर के ऊतक है उनके बीच में जो कोई खुले रिक्त स्थान रहते हैं तो उनके बीच में भी ये प्रवाहित होने लग जाता है। तो इसलिए लसिका तंत्र जो होता है एक प्रकार का खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो मानव के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है वो खुला प्रकार का भी है और बंद प्रकार का भी है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र तो इसके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र है, और खुला प्रकार का कौन सा है, लसिका तंत्र। तो ये तो किस प्रकार का है, बंद प्रकार का है, क्योंकि इसके अंदर जो रक्त है वो बंद वाहिनियों के अंदर बहता है। और दूसरा लसिका तंत्र, तो ये किस प्रकार का है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो लसिका होती है वो केवल आंशिक रूप से ही वाहिनियों में प्रवाहित होती है, और शेष भागों के अंदर क्या होता है, जो ऊतक के खुले अवकाश रिक्त स्थान है उनके बीच में खुला ही जो लसिका होता है वो प्रवाहित होता रहता है। तो यहाँ पर अपन डिटेल में बात करेंगे केवल रक्त परिसंचरण तंत्र की। लसिका तंत्र के बारे में बहुत छोटी जानकारी है, तो अपन डिटेल में बात करेंगे केवल रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो इतनी बातों को नोट करो पहले तो, और उसके बाद में अपन बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की, ठीक है। तो मिटा देते हैं। तो बात करते हैं अपन किसकी, रक्त परिसंचरण तंत्र की। किसकी बात करते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। इसमें देखो कौन कौन से घटक है। तो पहला घटक होता है इसके अंदर रक्त या रुधिर, रक्त या रुधिर। दूसरा घटक होता है इसके अंदर रक्त वाहिनियां, या रुधिर वाहिनियां। तीसरा जो घटक है वो है अपना हृदय। क्या है, हृदय। तो मेरी बात सुनिए अब ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक बड़ी सी बिल्डिंग है आपके पास में, जिसमें छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं,
और आप ऐसा चाहते हैं प्रत्येक कमरे तक पानी पहुंच जाए, प्रत्येक कमरे तक क्या हो जाए, पानी पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? एक तो आपके दिमाग में आया होगा कि अपने को एक तो मोटर की आवश्यकता पड़ेगी, एक पाइपों की आवश्यकता पड़ेगी, और एक तीसरा पदार्थ और है जो खुद जल है। भाई जल पहुंचाना है तो जल तो चाहिए ना, जल ही नहीं होगा तो किसको पहुंचाएंगे, पाइप और मोटर से। तो तीसरा पदार्थ अपने पास में क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। ठीक है, यदि तीनों चीजें हैं अपने पास में तो अपन बिल्डिंग के प्रत्येक कमरे तक क्या कर सकते हैं, पानी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जो हमारा शरीर है उसको भी आप एक बिल्डिंग मान लो। ये भी जो बिल्डिंग है ये कोशिकाओं से निर्मित है। जैसे कमरे जो बिल्डिंग थी वहां पर वो किससे बनी हुई थी, छोटे छोटे कमरों से मिलकर के बनी हुई थी। तो यहाँ पर हमारा शरीर किससे मिलकर के बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन भी पहुंचाना है, पोषक पदार्थ भी पहुंचाने हैं, और वहां पर कोई अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है तो वहां से उन सबको एकत्रित करके ऐसे स्थान पर पहुंचाना है, शरीर के किसी ऐसे स्थान पर पहुंचाना है जहां से उनको क्या किया जा सके, बाहर निकाला जा सके। तो देखो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है ये पानी के समान मान लो आप इसको, पानी नहीं है लेकिन पानी के समान मान लो, कल्पना कर लेते हैं पानी है ये। तो हमारे शरीर को क्या होता है, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने की आवश्यकता होती है। तो रक्त क्या करता है, इसमें पोषक पदार्थ घुले होते हैं, ऑक्सीजन भी घुली हुई होती है इसके अंदर। तो कोशिकाएं जब इस रक्त के संपर्क में आती है तो इससे क्या कर लेती है, वो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को ले लेती है। ठीक है, और कोशिकाओं के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देती है, रक्त के अंदर डाल देती है। यानी कि रक्त पहुंचेगा ना तो कोशिकाएं उससे क्या कर लेगी, O2 और जो पोषक पदार्थ वो तो ले लेगी, और जो अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं के अंदर बन रहे हैं वो किसके अंदर छोड़ देगी, रक्त के अंदर छोड़ देगी। ठीक है, ये रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां किसके समान मानी जाएगी, अब पाइप के समान मानी जाएगी। इनके अंदर रक्त जो है वो प्रवाहित होता रहेगा। और ये जो हृदय है ये हमारे शरीर की मोटर है, इससे अपन पंप भी बोल सकते हैं, पंप भी बोलते हैं अपन मोटर को। तो ये हमारे शरीर का पंप या क्या होता है, मोटर होता है। तो ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसके 3 घटक, और तीनों घटक किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर काम करने वाले हैं इसकी प्रारंभिक जानकारी मैंने आपको दी है। अब अपन क्या करेंगे कि प्रत्येक घटक को एक एक पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साहब रक्त की। इस वीडियो के अंदर अपन क्या है, रक्त के बारे में ही पढ़ने वाले, मुख्य रूप से बाकी के जो घटक है उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ते हुए चलेंगे। यहां पर आपको बात कर रहा हूं केवल रक्त की या रुधिर की। तो रक्त या रुधिर, ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है भाई, अर्थ समझते हैं पहले इसका। तरल का मतलब तो है कि रक्त जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, और संयोजी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं शरीर के जो 2 या 2 से अधिक ऊतकों या अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हो। तो जो रक्त होता है वो तो क्या होता है, हमारे सारे शरीर के अंदर ही फैला रहता है। तो ये शरीर के लगभग सारे ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए ये कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। और तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में होने के कारण इसको क्या बोला गया है, तरल बोला गया है। तो अपन ऐसा बोलते हैं कि रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब देखिए रक्त की जो पीएच होती है वो होती है 7.3 से 7.5। यदि आप इसका औसत निकालें तो कुछ किताबों में आपको 7.4 मिलेगी इसकी पीएच। 7.3 और 7.5 का औसत 7.4 होता है। तो कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ रहता है इसकी पीएच जो होती है वो 7.4 होती है। अपन ने पढ़ रखा है कि यदि पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। जो रक्त होता है वो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है।
सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसके अंदर 5 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना लीटर रक्त पाया जाता है? 5 लीटर रक्त उसके अंदर पाया जाता है। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं रुधिर का जो संगठन है उसकी। तो देखिए, जो रक्त होता है इसको अपन, इसके संगठन को अपन क्या करते हैं कि 2 भागों में बांटते हैं। जो रक्त का संगठन है इसको क्या कर लिया जाता है? 2 भागों के अंदर बांट लिया जाता है। रक्त के अंदर एक भाग तो होता है प्लाज्मा, क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरा भाग होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, या आप इसको रुधिर कणिकाएं भी बोल सकते हैं। रुधिर कणिकाएं, रक्त कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं। तो देखो, प्लाज्मा की बात कर रहा हूं। प्लाज्मा जो होता है रक्त का 55% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 55%। तो रक्त कणिकाएं कितना बनाएगी? 45% भाग बनाएगी। जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर रक्त लिया तो उसका जो है 55% भाग तो प्लाज्मा होगा और 45% भाग क्या होगा? रक्त कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं होगी। तो प्लाज्मा की बात कर लेते हैं अपन। प्लाज्मा कहेंगे किसको? तो आप ऐसा बोल सकते हो, वे रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। प्लाज्मा जो होता है पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। अब देखो, प्लाज्मा के अंदर जल पाया जाता 92%। प्लाज्मा के अंदर जल कितना होता है? 92% होता है। और इसके अलावा इसके अंदर कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं सब 8%। कितना प्रतिशत? 8%। तो देखो, प्लाज्मा के बारे में अपन ने क्या सीखा, सुनना दोबारा से। अपने क्या कहा भाई? रक्त जो होता है उसको 2 भागों में बांटा गया, उसके संगठन को 2 भागों में बांटा गया। इसके अंदर 2 भाग है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाती है और रक्त कणिकाएं रक्त का 45% भाग बनाती है। प्लाज्मा होता क्या? तो अपन ने ऐसा बोला, वे रक्त का जो तरल भाग होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा पीले रंग का होता है। इसके अंदर जल 92% पाया जाता है और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? इसके अंदर 8% पाए जाते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं रक्त कणिकाओं की या रुधिर कणिकाओं की। तो ये रक्त का 45% भाग बनाती है। कोई पूछ ले भाई रुधिर कणिकाएं क्या होती है, तो अपना उत्तर क्या होगा? प्लाज्मा में पाई जाने वाली कोशिकाओं को रक्त कणिकाएं कहते हैं। रक्त कणिकाएं कहते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? रक्त कणिकाएं बोला जाता। तो प्लाज्मा के अंदर जो 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी आपको, तो 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो देखो कौन कौन सी है जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। तो सुनना ध्यान से, आपको पहली कोशिका मिलेगी इसके अंदर लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका को अपन आरबीसी बोलते हैं। इसके अलावा एक नाम और है इसका रक्ताणु, और इसके अलावा मेडिकल साइंस की भाषा में एक नाम और चलता है इसका इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। ठीक है। दूसरी रक्त कणिका जो होती है उसे अपन बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका या WBC या श्वेताणु बोला जाता है इसको, या एक नाम और है
ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है। अब इसके बाद में एक तीसरी रक्त कणिका और है जिसे अपन बोलते हैं बिंबाणु, बिंबाणु, प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु और थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। तो जो रक्त कणिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होगी रक्त में। पहली को अपन बोलते हैं लाल रक्त कणिका, आरबीसी रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट। दूसरी को बोला जाता है श्वेत रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेताणु या ल्यूकोसाइट। और तीसरी को बोला जाता है बिंबाणु, प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट। तो एक बार दोबारा अपन इस बात को देख लेते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र को अपन ने 3 भागों में बांटा, रुधिर या रक्त, दूसरा है रक्तवाहिनी और तीसरा है हृदय। तो एक एक घटक को अपन लेकर के पढ़ रहे हैं। पहला अपन ने ले लिया रक्त। तो रक्त के बारे में अपन ने बोला भाई एक तरल संयोजी ऊतक होता है, इसकी पीएच 7.4 होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। फिर अपन ने कहा भाई जो रक्त का संगठन है उसको 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो पहला भाग प्लाज्मा और दूसरा भाग क्या है, रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा जो होता है रक्त का 55% भाग बनाती है। प्लाज्मा होता क्या है, तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा बोला जाता है, पीला रंग का होता है और इसके अंदर 92% तो जल होता है और 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा भाग अपन ने देखा रक्त कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, तो ये रक्त का 45% भाग बनाती है, ठोस भाग भी होता है यही इसका। अपन ने बोला रक्त कणिकाएं क्या होती है, तो अपन ने कहा प्लाज्मा में पाई जाने वाली कोशिकाओं को ही रक्त कणिकाएं बोला जाता है। और रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की, 3 प्रकार की है। लाल रक्त कणिका, आरबीसी या रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट। दूसरी है श्वेत रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट। और तीसरी है बिंबाणु, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट। तो अब आगे अपन क्या करेंगे, एक एक रक्त कणिका के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्येक रक्त कणिका का जो कार्य है वो भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो इतनी बातों को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। उतार लिए हो, मिटा देता हूं मैं अब। तो हम जो रक्त कणिकाएं हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं। तो एक एक रक्त कणिका को अपन लेते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं, 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है। तो पहली रक्त कणिका उठाते अपन यहां से, लाल रक्त कणिका। कणिका आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड कॉर्पुल्स। इसके बाद में एक नाम और बताया था इसका, रक्ताणु, या फिर क्या बोला जाता है इसको, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाओं की बात अपन कर रहे हैं। तो पहली बात करते हैं अपन इसका आकार या साइज की। तो देखो ये गोल हो सकती है या अंडाकार भी हो सकती है या उभय अवतल भी हो सकती है। देखो गोल आपको पता है ऐसा होता है, अंडाकार में ये ऐसी हो सकती है और उभय अवतल के अंदर क्या है, ये ऐसी होती है। ठीक है। वास्तव में क्या है कि इस तरीके की होती है रक्त कणिका, इसके बीच में क्या है, गड्ढा बना रहता है इस तरीके से, मतलब बीच में से पतली रहती है और किनारों से मोटी होती है। तो ऐसी कोई भी संरचना होती है ना कि वो किनारों से तो मोटी और बीच में पतली हो, तो उसको अपन उभय उत्तल बोलते हैं।
तो कुछ इसी तरीके की हमारी जो होती है लाल रक्त कणिका होती है। दूसरी बात देखिए कि जो टोटल रक्त कणिकाएं हैं उनका 99% भाग होती है लाल रक्त कणिका। जो टोटल रक्त कणिकाएं हैं उसका 99% भाग क्या होती है, लाल रक्त कणिका होती है। रक्त कणिकाएं केंद्रक विहीन होती है, यानी कि इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। कैसी होती है ये, केंद्रक विहीन होती है, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब देखिए केंद्रक की जगह इसके बीच में अधिकांश भाग जो होता है इसका, उसके अंदर एक प्रोटीन भरा हुआ होता है जिसे अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं जिसको, हीमोग्लोबिन। भाई इसका जो बीच का भाग है उसके अंदर, पूरे बीच के भाग के अंदर अधिकांश स्थान जो होता है वो कौन घेरे हुए रहता है, हीमोग्लोबिन नाम की जो प्रोटीन है वो घेरे हुए रहती है। और यही वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के साथ में अस्थायी बंध बना करके ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रंग का होता है और पूरी जो आरबीसी है उसके अधिकांश आयतन के अंदर हीमोग्लोबिन ही होता है, इसलिए लाल रक्त कणिका अपने को किस नजर की नजर आती है, सॉरी किस रंग की नजर आती है, लाल रंग की नजर आती है। ठीक है, किस रंग की नजर आएगी, लाल रंग की नजर आएगी। और चूंकि हमारा जो रक्त है उन रक्त में जितनी भी रक्त कणिकाएं उसमें 99% लाल रक्त कणिकाएं होती है, तो इसलिए अपने को पूरा ही रक्त कैसा नजर आता है, लाल नजर आता है। तो कोई पूछ ले वे रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो अपन ये बताएंगे कि रक्त में जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो लाल रंग का होता है, और ये हीमोग्लोबिन कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग होता है, इसलिए पूरे ही रक्त का रंग हमें कैसा नजर आता है, लाल नजर आता है। कोई पूछ ले वे आरबीसी का रंग लाल क्या होता है, क्यों होता है, तो हमारा उत्तर यही होगा कि जो आरबीसी है उसके आयतन का अधिकांश जो भाग है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रंग का होता है। इस कारण से आरबीसी हमें किस रंग की नजर आती है, लाल रंग की नजर आती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक तो ऑक्सीजन के साथ में अस्थायी बंध बनाकर ये ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, और इसके अलावा इसका कार्य और क्या है कि ये रक्त को और जो आरबीसी है दोनों को ही लाल रंग भी प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा भाई आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। अब ये अस्थि मज्जा कौन सी चीज आ गई, तो देखते हैं लाल अस्थि मज्जा क्या होती है। तो देखो भाई हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है, हड्डियां, तो हड्डियों के बीच बीच में क्या होते हैं, अवकाश होते हैं। हड्डियां भी अंदर से कैसी खोखली होती है, कैसी होती है, खोखली होती है। तो वो जो हड्डियों का अंदर का भाग है जो खोखला है उसके अंदर क्या है, कुछ इस तरीके की कोशिकाएं होती है कि वो विभाजन करके शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकती है। तो जो अस्थि मज्जा है वो हड्डी के अंदर पाया जाने वाला खोखला स्थान है जहां पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो विभाजन करके किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। अब लाल रंग की है वो, तो लाल अस्थि मज्जा अपन उसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यदि अस्थि मज्जा का रंग लाल है तो उसको लाल अस्थि मज्जा बोला जा सकता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। इसके अलावा एक बात और है कि इसका जो निर्माण है वो भ्रूणावस्था व शैशव अवस्था या शिशु अवस्था भी आप बोल सकते हैं। तो भ्रूण अवस्था और शैशव अवस्था के अंदर क्या होता है, इसका जो निर्माण होता है वो फ्लीहा के अंदर होता है। कहाँ होता है, फ्लीहा के अंदर इसका निर्माण होता है। जो शिशु अवस्था होती है, शैशव अवस्था होती है, जब नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु भी आप इसकी जगह बोल सकते हो, शैशव अवस्था की जगह नवजात शिशु लिख लेते हैं अपन, नवजात शिशु बोल लेते हैं। ठीक है, तो देखो भ्रूण अवस्था और नवजात शिशुओं के अंदर जो
आरबीसी का निर्माण है वो कहां पर होता है, फ्लिया के अंदर होता है। ये वही फ्लिया जिसकी बात अपन ने अग्राशय ग्रंथि के साथ में करी थी पहले। तो आरबीसी का जो निर्माण है ऐसे तो लाल अस्थि मज्जा में होता है वयस्क अवस्था में तो, लेकिन भ्रूण अवस्था और नवजात शिशुओं के अंदर इसका निर्माण किसके अंदर होता है, फ्लिया के अंदर होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है, जीवन काल या समय अवधि भी बोल सकते हैं, 120 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 120 दिन की होती है। यानी कि आरबीसी केवल 120 दिन तक जिंदा रहती है, नई आरबीसी बनती रहती है और पुरानी आरबीसी मरती रहती है। तो इस तरीके से ये क्रम हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, इसका चलता रहता है। तो लाल रक्त कणिका, आरबीसी या रक्ताणु या एरिथ्रोसाइट के बारे में देखो अपन ने क्या जाना। पहली चीज ये गोल अंडाकार या उभयउतल आकृति की होती है। ये कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग बनाती है। केंद्रक विहीन होती है, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसके अंदर का जो आयतन है उसके अधिकांश भाग में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो प्रोटीन है ऑक्सीजन का परिवहन करता है और इसके अलावा रक्त को और आरबीसी को लाल रंग प्रदान करने का कार्य भी यही करती है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था और नवजात शिशुओं में या जो शैशव अवस्था है उसके अंदर क्या होता है कि इसका निर्माण फ्लिया के अंदर होता है। और इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। तो इतनी बातों को नोट करो, उसके बाद में अपन चलेंगे श्वेत रक्त कणिका की तरफ। तो मिटा देते हैं अब और दूसरी रक्त कणिका उठा लेते हैं जिसका नाम क्या है, श्वेत रक्त कणिका। तो दूसरी रक्त कणिका अपन ले लेते हैं श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका, इसको और क्या बोला जाता है, तो और नाम है इसके WBC, ठीक है, श्वेताणु। और इसके अलावा एक नाम और क्या है इसका, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। तो कुछ सामान्य बातें देख लेते हैं पहले श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। तो देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं है, तो इस वजह से ये रंगहीन होती है। कैसी होती है, रंगहीन होती है। यदि मैं निर्माण की बात करूं तो इनका निर्माण जो होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। एक तो लाल अस्थि मज्जा, और इसके अलावा एक जगह पर और होता है लसिका ऊतकों में। लसिका ऊतकों के अंदर भी क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। लसिका जो ऊतक है वो लसिका ग्रंथियों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लिया के अंदर भी लसिका ऊतक पाए जाते हैं। इसके अलावा थाइमस ग्रंथि होती है हमारे शरीर के अंदर, श्वास नली के ऊपर ही पाई जाती है, हृदय के आसपास थाइमस ग्रंथि। तो वहां पर भी क्या होते हैं, लसिका ऊतक पाए जाते हैं। तो एक तो लाल अस्थि मज्जा और दूसरा लसिका ऊतक जहां पर भी है तो वहां पर श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। यदि अपन संख्या की बात करें तो देखो 7000 प्रति घन मिमी, यानी कि 1 घन मिलीमीटर रक्त अपन ने लिया तो उसके अंदर क्या होता है कि लगभग 7000 श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है। मैंने आपको शायद आरबीसी का नहीं बताई है संख्या, आरबीसी का भी आप चाहे तो नोट कर लें। जो आरबीसी की संख्या होती है वो महिला के अंदर तो होती है 47 लाख प्रति घन मिमी। कितनी होती है, 47 लाख प्रति घन मिमी। और पुरुषों के अंदर इसकी जो संख्या होती है वो होती है 52 लाख प्रति घन मिमी। घन मिमी। ये वयस्कों की बात चल रही है यहाँ पर। वयस्कों में जो संख्या है, यानी कि आप 1 घन मिमी रक्त उठाएंगे तो उसमें 47 लाख लाल रक्त कणिकाएं मिलेगी महिला के अंदर। तो और 1 मिलीमीटर रक्त आपने उठाया पुरुष के अंदर तो उसके अंदर लगभग 52 लाख रक्त कणिकाएं मिलेगी।
तो यहां पर आप देखो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 7000 प्रति घन मिमी, यानी कि 1 मिलीमीटर रक्त आपने उठाया तो उसके अंदर रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होगी, श्वेत रक्त कणिकाओं की 7000 होगी। ठीक है, तो इनको तो आप नोट कर लेना, वहीं पर जो लाल रक्त कणिकाएं नोट करी होगी आपने वहीं पर देख लेना। ठीक है, अब देखिए जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ये केंद्रक युक्त होती है। कैसी होती है, केंद्रक युक्त, यानी कि इनके अंदर तो क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब देखो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है इनको आगे अपन क्या करते हैं कि दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं इनका। एक तो होती है कणिका में और दूसरी होती है अकणिका में। एक तो कणिका में और दूसरी अकणिका में बोल दो, ठीक है, या कणिका विहीन बोल दो। तो आगे इसके दो प्रकार है, तो इतनी बातों को तो आप नोट कर ले में पहले, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मिटा दूं? तो श्वेत रक्त कणिकाओं के कितने प्रकार बताए हमने, 2 प्रकार बताए हैं। तो दोनों प्रकारों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो पहला जो टाइप है श्वेत रक्त कणिकाओं का वो क्या बताया, कणिकाणु। कणिकाणु बोला जाता है, कणिकामय भी बोला जाता है, या ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट इनको बोला जाता है। ठीक है, कणिकाणु या कणिकामय या ग्रेन्युलोसाइट होता क्या है कि इन कोशिकाओं के अंदर कणिकाएं पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कणिकाणु या कणिकामय या ग्रेन्युलोसाइट इनको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्रेन्युलोसाइट। तो देखो जो टोटल श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनका 65% भाग बनाती है ये रक्त कणिकाएं। कितना प्रतिशत भाग बनाती है, 65% भाग 65% भाग बनाती है। अब ये जो कणिकाणु या कणिका में एक ग्रेन्युलोसाइट है, इन कणिकाओं के अंदर भी 3 प्रकार होते हैं। हाँ, प्रकार के अंदर प्रकार है, बिल्कुल सही सुना आपने, प्रकार के अंदर भी क्या है, प्रकार है। तो देखो इओसिनोफिल, इओसिनोफिल ये पहला प्रकार है इसका। दूसरा प्रकार है साहब बेसोफिल, बेसोफिल, और तीसरा प्रकार है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। इओसिनोफिल जो है इसकी जो मात्रा है टोटल श्वेत रक्त कणिकाओं की 2.5% होती है। इओसिनोफिल की मात्रा कितनी हो, टोटल रक्त कणिकाओं की 2.5% होती है। बेसोफिल होती है 0.5% और न्यूट्रोफिल होती है साहब 62%। कितनी होती है, 62%। देखो कणिका में या कणिकाणु या ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं टोटल श्वेत रक्त कणिकाओं का कितना है, 65% है। तो इओसिनोफिल जो है टोटल श्वेत रक्त कणिकाओं का 2.5% है, बेसोफिल 0.5% और न्यूट्रोफिल 62%। तीनों को जोड़ोगे आप तो 65 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने को प्रतिशत मात्रा याद करनी है इनकी, केवल इतना ही आपको याद करना है इसमें। दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं अपन। तो दूसरा जो प्रकार है इसका श्वेत रक्त कणिकाओं का वो क्या है, अकणिकाणु, अकणिकाणु या कणिका विहीन या अग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। तो देखो ये टोटल श्वेत रक्त कणिकाओं का 65% है, तो ये कितने प्रतिशत रह जाएगी, 35% रह जाएगी। अब ये जो कणिका विहीन है इनको भी आगे अपन क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग देखिए कौन कौन से हैं,
पहला भाग तो है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। और जो दूसरा भाग है उससे अपन बोलते हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि 3 टाइप की कोशिकाएं होती है। आगे कितने टाइप की कोशिकाएं होती है? 3 टाइप की कोशिकाएं होती है। एक को तो अपन बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। दूसरी जो होती है वो होती है आपके टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और तीसरी जो कोशिकाएं होती है वो होती है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट 3 है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ठीक है। मोनोसाइट जो होती है उनमें कोई प्रकार नहीं है, यह अकेला ही प्रकार है इसका। तो कुछ बातें अपने को यहां पर याद करनी है। तो देखो, एक तो यह है भाई लिम्फोसाइट कितने प्रकार की? 3 प्रकार की है। तो जो देखो लिम्फोसाइट क्या है? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं, प्राथमिक कोशिकाएं। देखो जो लिम्फोसाइट होते हैं वो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं होती है या प्रथम कोशिकाएं होती है। लिम्फोसाइट क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं होती है। दूसरी बात करते हैं अपन मोनोसाइट की। तो देखो मोनोसाइट के बारे में एक विशेष बात है। मोनोसाइट जो होता है जब ये परिपक्व होता है, क्या हो जाता है? ये परिपक्व हो जाता है। तो परिपक्व होने के बाद में क्या होता है कि इसका जो आकार होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जब ये काफी बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर एक क्षमता आ जाती है कि ये कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसका ये भक्षण कर जाता है। तो उस कंडीशन में इसको अपन बोलते हैं माइक्रोफेज या महाभक्षकाणु, माइक्रोफेज या महाभक्षकाणु। ध्यान देना भाई, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्रतिरक्षा का मतलब यह है कि बाहर से कोई रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसको मारने का कार्य कौन करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं करती है। ये श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है। श्वेत रक्त कणिकाओं को अपन ने क्या करा है? 2 भागों में बांटा है। पहला है कणिकाणु या कणिकामय या ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है अकणिकाणु या कणिकाविहीन या अग्रेनुलोसाइट। तो जो कणिकाणु होते हैं वो क्या करते हैं? पूरी श्वेत रक्त कणिकाओं का 65% भाग बनाते हैं। इस पूरी श्वेत रक्त कणिकाओं में इसके कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल 2.5% है पूरी श्वेत रक्त कणिकाओं का, बेसोफिल 0.5% और न्यूट्रोफिल कितना है? 62% है। इधर से अकणिकाणु या कणिकाविहीन या अग्रेनुलोसाइट है, यह कितना प्रतिशत है? 35%। दोनों मिलाकर के लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दोनों मिलाकर के कितना प्रतिशत है? 35% है। तो लिम्फोसाइट जो होती है इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। कौन कौन सी कोशिकाएं? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ठीक है। तो इनके बारे में अपन जो चैप्टर 4 है प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे और थोड़ा डिटेल वहां पर करेंगे इनकी। फिलहाल आप इतना जान लो कि जो लिम्फोसाइट होते हैं वो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक या प्रथम कोशिकाएं होती है। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक या प्रथम कोशिकाएं होती है, ठीक है। दूसरा मोनोसाइट। तो मोनोसाइट के बारे में अपन ने क्या देखा कि जब ये परिपक्व हो जाती है तो इनका आकार बड़ा हो जाते हैं, दूसरे रोगाणु या रोगाणुओं का कोई विषैला पदार्थ उसका भक्षण करने योग्य हो जाती है। जब इसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोफेज या महाभक्षकाणु बोलते हैं, ठीक है।
तो यदि अपन मोटे रूप में देखें तो श्वेत रक्त कणिकाओं को 5 भागों में बांट सकते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब एक बात बताओ मुझे आप कि ये जो 5 प्रकार की जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी श्वेत रक्त कणिका पाई जाती है? देखो, इओसिनोफिल कितनी है? 2.5%, बेसोफिल 0.5%, न्यूट्रोफिल 62%, इधर से लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों मिलाकर के कितनी प्रतिशत है? 35% है। तो इनमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो कौन सी है? न्यूट्रोफिल है। कौन सी है? न्यूट्रोफिल। इस अकेले की ही मात्रा कितनी है? 62% है। तो एक बात तो अपन यहां पर ये लिख सकते हैं अपन कि न्यूट्रोफिल सबसे अधिक पाई जाने वाली WBC है। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक पाई जाने वाली क्या है? WBC है। इसकी संख्या क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा एक बात और अपने को याद करनी है। तो देखो, सारी श्वेत रक्त कणिकाओं की बात है, इसमें एक तो आप उठा लो न्यूट्रोफिल को, न्यूट्रोफिल। एक उठा लो आप ये जो मोनोसाइट है, इसको मोनोसाइट। और इसके अलावा एक और उठाओ आप, मोनोसाइट का बदला हुआ रूप कौन सा? महाभक्षकाणु, महाभक्षकाणु। तो ये तीनों जो कोशिकाएं हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और महाभक्षकाणु, बाहर से कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है, रोगाणु, कोई भी रोगाणु प्रवेश करे या उसका कोई प्रतिजन है, देखो कोई भी रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो कोई विषैला पदार्थ भी वो हमारे शरीर के अंदर क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। तो ऐसा पदार्थ जो है वो क्या कहलाएगा? उस रोगाणु का प्रतिजन कहलाएगा। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और महाभक्षकाणु रोगाणु या प्रतिजनों का भक्षण करने वाली कोशिकाएं, हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोगाणु है या उसका जो विषैला पदार्थ है प्रतिजन, उसका ये तीनों कोशिकाएं क्या कर जाती है? भक्षण कर जाती है। जिस तरीके से अमीबा, आपने एक सूक्ष्म जीव पढ़ा होगा अमीबा, तो बाहर से क्या करता है? जो छोटे मोटे कीट है, सूक्ष्म जीव, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसका भक्षण करके उनको खा जाता है वो। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो अमीबा के समान कोशिकाएं होती है, बाहर कोई रोगाणु है या प्रतिजन है, उसको ये अपने अंदर ग्रहण करके उसको अपने अंदर ही पचा देती है, उसका भक्षण कर जाती है। तो ये तीनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, ये क्या करती है? जो रोगाणु या प्रतिजन है उसका भक्षण करने वाली या शरीर के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं। तो इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है विशेष रूप से। एक तो ये न्यूट्रोफिल सबसे अधिक पाई जाने वाली क्या है? WBC। इसकी मात्रा कितनी है? 62%। दूसरी बात क्या बताई अपन ने कि जो लिम्फोसाइट होते हैं वो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रथम या प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं। और तीसरी बात अपन ने क्या बताई? भाई न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और महाभक्षकाणु, ये तीनों क्या है? शरीर के अंदर रोगाणु या प्रतिजनों का भक्षण करने वाली कोशिकाएं हैं। तो इन बातों को आप नोट कर लिए। फिर उसके बाद में अपन तीसरी रक्त कणिका पढ़ेंगे, बिंबाणु, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट। हाँ, तो ये उतार लियो। अब इसके बाद में अपन तीसरी प्रकार की जो रक्त कणिका है, बिंबाणु, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत छोटी है, टेंशन मत करो इतना। अब जो श्वेत रक्त कणिकाएं थी, ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान कर रही थी, हमारे शरीर के सैनिक है। तो इसलिए इनके बारे में इतनी सारी जानकारी हमारे पास में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में जो बात करने वाले हैं अपन, वो किसके बारे में बात करेंगे? बिंबाणु या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट या पट्टिकाणु। तो तीसरे प्रकार की रक्त कणिका ले लेते हैं। अब क्या नाम है? बिंबाणु या प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट।
थ्रोम्बोसाइट। तो छोटा सा टॉपिक है, देख लो इसको भी भाई। ये केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक विहीन, यानी कि इनके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता लाल रक्त कणिकाओं के समान। दूसरी बात, ये भी रंगहीन होती है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है, तो ये रंगहीन होती है। निर्माण, तो इनका निर्माण जो होता है वो भी होता है साहब लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है इनका निर्माण? लाल अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, इनका जो जीवन काल है, जीवन काल वो होता है साहब 10 दिन का, लगभग 10 दिन मान लो आप, 10 दिन का इनका जीवन काल होता है। ठीक है। अब देखो कार्य की बात करें अपन, तो इनका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। क्या कार्य इनका? रक्त का थक्का बनाना। देखो क्या होता है कि जब कभी हमारे शरीर के ऊपर चोट लगती है तो वहां से क्या होता है कि रक्त वाहिनियां जो होती है वो फट जाती है और रक्त धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब यदि इसी तरीके से रक्त बाहर निकलता रहे तो शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा, और जब शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा तो कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की इनकी आपूर्ति करने वाला कोई बचेगा नहीं, और कोशिकाएं भूख के मारे मर जाएगी, तो शरीर की भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि जब शरीर पर चोट लगती है तो श्वेत रक्त कणिकाएं, ये जो प्लेटलेट्स है वायु के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आकर के फट जाती है, और फटने के बाद में इससे एक प्रोटीन निकलता है, और प्रोटीन निकलते एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिससे घाव वाले स्थान पर पहले तो प्रोटीन की जालनुमा संरचना बनती है, और धीरे धीरे वहां पर क्या होता है कि जो रक्त है वो जम करके वहां से रक्त बहना जो होता है वो बंद हो जाता है। तो जब रक्त गाढ़ा होकर के वहां पर जमने लग गया है ना, तो वो क्रिया होती है रक्त का थक्का बनने की क्रिया। क्या होती है वो? रक्त का थक्का बनने की क्रिया। तो रक्त का थक्का जब बन जाता है तो रक्त शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? पट्टिकाणु या बिंबाणु या जो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट है वो करती है। देखो साधारणतः हमारे शरीर पर चोट लगती है और थक्का लगने पर भी यदि वो चोट से रक्त निकलता ही रहता है तो अपन क्या करते हैं? पट्टी करते हैं उस जगह। कई बार क्या होता है कि चोट ज्यादा लगने की वजह से पट्टिकाणु वहां पर ठीक प्रकार से रक्त का थक्का नहीं बना पाते हैं, तो वहां पर ऊपर से अपन क्या करते हैं? पट्टी करते हैं। लेकिन छोटी मोटी चोट लगती है ना, तो पट्टिकाणु ही वहीं पर क्या कर लेते हैं? रक्त का थक्का बना करके प्राकृतिक रूप से ही वहां पर पट्टी कर देते हैं। तो इसीलिए इसका एक नाम और है पट्टिकाणु। पट्टिकाणु क्यों बोला है? क्योंकि ये शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से व्यवस्था की छोटी मोटी चोट लगी है तो ये खुद ब खुद ही उसकी पट्टी कर लेती है, तो उससे रक्त शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, या कोई बाहर से कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता उस घाव वाले स्थान से। ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी बिंबाणु के बारे में। भाई केंद्रक विहीन होती है, रंगहीन होती है, निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, जीवन काल लगभग 10 दिन का होता है, और ये क्या करती है? चोट लगने पर रक्त का थक्का बना करके रक्त को शरीर से बाहर निकलने से क्या करती है? रोकती है। तो इसको भी नोट कर लो। हाँ, अब एक बात सुन लीजिए मेरी, अभी रक्त वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। इसके अंदर रक्त में 2 पॉइंट बचे हुए हैं। एक तो है रक्त के कार्य, और इसके अलावा एक रक्त के प्रकार है। तो एक छोटी सी वीडियो और बनेगी रक्त के ऊपर, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो रक्त वाहिनियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो जल्दी आएगा, तो पढ़ाई करते रहिए।